गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, सकुशल होंगे, घर पे सेफ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही वाइटल है और आप लोग इसे प्लीज़ टिल द एंड ज़रूर देखिएगा और इसे समझने की पूरी कोशिश करिएगा, क्योंकि ये सारे टर्म्स आपको लाइफ लॉन्ग मिलने वाले हैं और अभी इसका कंसेप्शन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगी आगे चल करके कि आपको जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक जो जैसे लाइक मान लो जर्नल में बात कर रहा हूँ, मैं अकाउंट प्रिपरेशन की बात करूँगा, मैं डेबिट की बात करूँगा, क्रेडिट की बात करूँगा, तो वो आपको बिल्कुल फिर समझ में नहीं आएगी और अब बोर्ड हो जाएगी सारी बातें। तो इसलिए ये अभी मैं आपसे 20 टर्म डिस्कस करने जा रहा हूँ, सम अकाउंटिंग टर्म्स जो कि वेरी वेरी सिग्निफिकेंट है। और इन योर प्रीवियस लेसन वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड सम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो वो सारी अकाउंटिंग टर्म्स और ये टर्म्स भी जो अभी आप देखेंगे ये भी आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और आप इसे इग्नोर नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे टिल द एंड देखेंगे और इसको आप आत्मसात करेंगे। सो थैंक यू। अब यहाँ शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला टर्म है वो है डेबिट, और डेबिट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसा कि आप जानते हैं, बार बार आपको डेबिट क्रेडिट सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। तो डेबिट है क्या, जान लेते हैं। द टर्म डेबिट डिनोट्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। द टर्म डेबिट डिनोट्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। टर्म डेबिट डिनोट्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट अंडर इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग के बारे में मैं बात करूंगा आपसे। एवरी इंक्रीज इन एसेट, ध्यान दीजिएगा, एवरी इंक्रीज इन एसेट, एक्सपेंसेस, एक्सपेंस बढ़ रहा है, लॉसेस यदि बढ़ रही हो, ठीक है, डेटर्स बढ़ने पर, ड्रॉइंग्स बढ़ने पर, ये डेबिट है। ये सारे आइटम्स जो मैंने सर्किल में रखे हैं, इनके बढ़ने पर डेबिट, ड्राइंग्स के बढ़ने पर डेबिट। लेकिन एवरी डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी के डिक्रीज होने पर, इनकम के डिक्रीज होने पर, गेन के डिक्रीज होने पर, प्रॉफिट के डिक्रीज होने पर, क्रेडिटर के डिक्रीज होने पर, कैपिटल के डिक्रीज होने पर एंड रिजर्व्स एंड प्रोविजन के डिक्रीज होने पर, डिक्रीज है, ध्यान देना, ये डिक्रीज है। तो इन सब का डिक्रीज हम लोग डेबिट के रूप में कंसीडर करेंगे। फ्रेंड्स, तो डेबिट का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट टी फॉर्म ऑफ अकाउंट होता है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट, यही डेबिट है। और राइट हैंड साइड जो आएगा ये आपका क्रेडिट होगा। अभी हम लोग क्रेडिट पे भी डिस्कस करेंगे। इसका जस्ट वाइस वर्सा है, ये डॉट डॉट अकाउंट है। ओके, तो इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग में लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग डेबिट कहते हैं और राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहते हैं। और एवरी इंक्रीज इन एसेट, एक्सपेंस, लॉसेस, डेटर्स, ड्रॉइंग्स and every decrease in liabilities, income, gain, profit, creditor, capital and reserves and provisions are credit. My dear friends, तो डेबिट आपने समझ लिया है, मैं आगे बढ़ूंगा। अब बात आती है क्रेडिट। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, जस्ट इसके पहले वाले स्लाइड में आपने देखा कि डेबिट क्या है, तो क्रेडिट उसका जस्ट वाइस वर्सा है। क्रेडिट का मतलब क्या आ रहा है वो देखें। द टर्म क्रेडिट डिनोट्स द राइट हैंड साइड, राइट हैंड, टी फॉर्म ऑफ अकाउंट है आपका, this is the T form account, LHS debit, RHS credit, यही तो है। The term credit denotes the right hand side of an account under English system of bookkeeping. Every decrease in asset decrease करा credit, expense decrease करा credit, loss decrease करा credit, debtor decrease करेगा credit, और drawings decrease करा तो भी credit, and every increase इन लाइबिलिटीज, इंक्रीज कहने का मतलब प्लस जाना, लाइबिलिटी इंक्रीज करे, इनकम इंक्रीज करे, गेन इंक्रीज करे, प्रॉफिट इंक्रीज करे, क्रेडिटर इंक्रीज करे, कैपिटल इंक्रीज करे एंड रिजर्व्स एंड प्रोविजंस इंक्रीज करें, तो वो क्रेडिट है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये 2 पॉइंट्स आपको ऑलवेज ध्यान में रखनी है और यही आपका मॉडर्न रूल भी बनने वाला है आगे चल करके, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो डेबिट और क्रेडिट का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। अकाउंट, एन अकाउंट इज अ समरी ऑफ, अकाउंट किसे कहते हैं, मैंने अभी अभी बात की थी आपसे कि अकाउंट किसे कहते हैं। अकाउंट का मतलब क्या है, ये टी फॉर्म ऑफ अकाउंट, डॉट डॉट अकाउंट। ओके, तो अकाउंट क्या है, अकाउंट इज अ समरी ऑफ
transactions relating to a particular person or item at one place in a systematic manner. ग्रुपिंग है, अकाउंट क्या है? ग्रुपिंग है। सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, सेम कैटेगरी सेम क्लास के, उसको एक जगह ग्रुपिंग करना ही क्या है? अकाउंट है। तो मेरे ख्याल से अकाउंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अकाउंट कोई डिफिकल्ट टर्म नहीं है। बिजनेस ट्रांजेक्शंस, अब यहां समझेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं। देखो, ट्रांजेक्शन और इवेंट आपको समझना बहुत जरूरी है बेटा, और यदि आप ट्रांजेक्शन इवेंट नहीं समझते हो दैट वुड बी अ डिस्टर्बिंग एलिमेंट, आपके लिए आगे प्रॉब्लम होगा। इसलिए आप समझो कि ट्रांजेक्शन क्या है। बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन एक्सचेंज इन विच ईच पार्टिसिपेंट रिसीव्स और सैक्रिफाइसेस वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर कैश और ऑन क्रेडिट। ओके, ट्रांजेक्शन को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ट्रांजेक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ वैल्यू है विच रिजल्ट्स इन फाइनेंशियल पोजीशन। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस रूप में भी लिख सकते हो कि ट्रांजेक्शन, व्हाट इज ट्रांजेक्शन? तो ट्रांजेक्शन क्या है? एक्सचेंज है ऑफ वैल्यू। ट्रांजेक्शन इज एक्सचेंज, ट्रांजेक्शन इज एन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू विच चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी और अ पर्सन और एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो वो आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें वो तब्दीली लाता है। ठीक है जी। आगे इवेंट। इवेंट क्या है? तो इवेंट इज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक एटसेट्रा। अब यहां पे थोड़ा आपको बात समझाना होगा मेरे को। क्या समझाना है वो जरा ध्यान से देखना आप सभी लोग। मान लो कि टोटल परचेज आपने किया, टोटल परचेजेज ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 10 लाख। टोटल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 15 लाख। एक्सपेंसेस पेड रुपीज 2 लाख। ओके, तो ये तीनों के तीनों, फर्स्ट परचेजेज, सेकंड सेल्स, थर्ड एक्सपेंस, ये तीनों के तीनों ट्रांजैक्शन है। ओके, तीनों के तीनों ट्रांजैक्शंस हैं। एन इवेंट इज अ रिजल्ट, व्हाट आई एम सेइंग, एन इवेंट इज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। सिंपल वर्ड में कहा जा रहा है एन इवेंट इज अ रिजल्ट, कंसीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट या क्लोजिंग स्टॉक। अब आप बताओ, यहां पे हमने अब कंक्लूजन ड्रॉ करना है। सेल्स हमारी जो थी वो रुपीज 17 लाख की थी। ओके, 17 लाख रुपए की सेल्स थी नहीं, टोटल सेल्स 15 लाख की थी, सॉरी 15 लाख की थी हमारी सेल्स। ओके, टोटल सेल्स रुपीज 15 लाख लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। हमने खरीदा कितने में था? 10 में, और 2 लाख रुपए हमने खर्च के किए थे, 2 लाख रुपए एक्सपेंस किए थे, तो टोटल हो गए 12 लाख। तो ये 3 लाख रुपए हमारी क्या है? दिस इज इवेंट। यही 3 लाख रुपए इवेंट है। अब मान लिया जाए कि यहां पे बताया जाता कि नहीं साहब, आपने परचेज किया है 15 लाख रुपए का, और टोटल जो गुड्स जो आपने बेचा जितने का वो है 12 लाख रुपए का। दैट वुड हैव बीन अ क्लोजिंग स्टॉक। तो वो भी एक इवेंट कहलाता, इजंट इट? तो मेरे ख्याल से आपको इवेंट का मतलब क्लियर हो गया होगा। ओके, तो मैं अब आगे बढ़ना चाहूंगा। आगे इंटिटी। इंटिटी का मतलब क्या है? एन इंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट दैट परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्जीक्यूट करती है उसे हम लोग बिजनेस एंटिटी या एंटिटी भी कहते हैं। ओके, गुड्स। गुड्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे ध्यान रखिएगा। व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है, गुड्स। ओके, गुड्स रेफर टू द आइटम्स इन विच द एंटरप्राइजेस डील्स इन। फॉर एग्जाम्पल cars purchased by a car dealer, tables and chairs purchased by a furniture dealer, etc. ठीक है जी, वही गुड्स कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। अब है बात परचेजेज की।
The term purchases refers to the total amount of goods obtained by enterprise for resale or for use in the production. हम लोग परचेज टर्म गुड्स के परचेज के लिए यूज करते हैं, याद रखिएगा। किसी और भी चीज को अगर परचेज किया जाए, जैसे बिल्डिंग परचेज की गई है, स्टेशनरी परचेज की गई है, ओके, फर्नीचर परचेज किया गया है, कुछ भी गुड्स छोड़ के कुछ और भी परचेज किया गया हो, तो हम लोग परचेज टर्म यूज नहीं करेंगे। परचेज टर्म विल ओनली बी यूज फॉर purchases of goods. The term purchases refers to the total amount of goods obtained by the enterprise for resale or for use in the production of goods or rendering of services in normal course of business. Example के तौर पर in case 100 units are purchased, 100 यूनिट परचेज किया गया है at the rate of ₹2 per unit. Okay. For cash, तो 200 is called as the amount of cash purchases. उधार खरीदेंगे तो भी परचेज लिखेंगे, नगद खरीदेंगे गुड्स को तो भी परचेज लिखेंगे, ठीक है। तो परचेजेस टर्म यूज होगा गुड्स के परचेज के लिए। उसके अलावा अगर गुड्स के अलावा अगर और कोई भी चीज परचेज किया जाता है तो उसके लिए वही डेबिट होगा या लिखा जाएगा जो कमोडिटी परचेज की गई है। फर्नीचर है तो फर्नीचर लिखेंगे, इक्विपमेंट है तो इक्विपमेंट लिखेंगे, मशीन है तो मशीन लिखेंगे, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग लिखेंगे, स्टेशनरी है तो स्टेशनरी लिखेंगे। लेकिन जब व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है यदि उसे खरीदा जाएगा तो हम लोग परचेज लिखेंगे। ओके, सेल्स परचेज का अपोजिट है। जब गुड्स बेचा जाएगा तो सेल्स लिखेंगे। द टर्म सेल्स रेफर्स टू द अमाउंट फॉर विच द गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज आर रेंडर्ड। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ 60 यूनिट्स आर सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹5 पर यूनिट, ₹300 इज कॉल्ड एज द अमाउंट ऑफ सेल्स। स्टॉक क्या है? द टर्म स्टॉक रेफर्स टू द tangible property held for sale in the ordinary course of business or for consumption in the production of goods or services for sale. For example, in case 40 units out of 100 units purchased at the rate of ₹2 per unit remained unsold, ₹80 is called as the cost of stock. ध्यान से देखिए, once again, स्टॉक किस बात को रेफर कर रहा है? टेंजिबल प्रॉपर्टी, ना कि इंटेंजिबल। हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल। फॉर एग्जाम्पल, इन केस 40 यूनिट्स आउट ऑफ 100, जो हमने अभी खरीदा था, 100 यूनिट्स हमने खरीदा था तो परचेजेस लिखा था। अभी क्या है कि फॉर एग्जाम्पल, इन केस 40 यूनिट्स आउट ऑफ 100 यूनिट्स परचेज एट द रेट ऑफ ₹2 पर यूनिट रिमेन्ड अनसोल्ड, बचा हुआ है। तो 40 यूनिट अगर बचा हुआ है ₹2 पर यूनिट के हिसाब से, तो ₹100 हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब सवाल है बिल्स रिसीवेबल का। तो बिल्स रिसीवेबल क्या है? अ बिल्स रिसीवेबल इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग गिवन बाय द क्रेडिटर टू द डेटर टू पे ऑन डिमांड और एट द फिक्स्ड और determinable future time certain sum of money to the order of a specified person or to the bearer. देखिए, इस पर आपको एक टॉपिक ही मिलने वाला है, वो है बिल ऑफ एक्सचेंज, और मोस्ट प्रोबेबली आप लोग इसको बहुत जल्द पढ़ेंगे और इस टॉपिक पे मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ और इस पे भी मैं बातें आपसे करूँगा। फिलहाल आपको मैं बता दूँ कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो चैप्टर है उसी से रिलेटेड ये टर्म है बिल्स रिसीवेबल, एंड इट इज़ अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग। और वो जिसके पास है, जो डॉक्यूमेंट है, वो इस बात का इंडिकेटर है कि उस पर अमाउंट मिलने वाला है डेटर से, ठीक है। तो डेटर का एक्नॉलेजमेंट है कि उसने डेट ली है, उधार ली है आपसे, और वो एक सबूत है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जिसे आप एसेट के रूप में लिख सकते हैं, बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल आपके लिए एक तरह का एसेट है, समझ लीजिए, जिस पर कि आपको एक सर्टेन फ्यूचर डेट पे अमाउंट मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन वही बिल्स के अगेंस्ट में बिल्स पेबल बात आती है। जिस व्यक्ति ने उसका एक्सेप्टेंस आपको दिया है, लिख के एक्सेप्टेंस दिया है, आप सिग्नेचर करके दिया है, तो उस व्यक्ति के लिए वो बिल्स पेबल हो जाएगा। तो इसके जस्ट बाद आएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मीन्स द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एंड गेन्स। हम लोगों ने पिछले लेसन में डिस्कस किया है रेवेन्यू और गेन के बारे में। तो नेट प्रॉफिट मीन्स द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एंड गेन्स ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। अब रही बात डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट इज एन इंसेंटिव टू प्रमोट सेल्स और प्रॉम्प्ट पेमेंट बाय द डेटर। तो डिस्काउंट के बारे में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा करनी है आगे चल के फ्रेंड्स। डिस्काउंट का मतलब आप रिबेट समझ लीजिए, एक प्रकार का इंसेंटिव समझ लीजिए, या एक प्रकार का अलाउंस समझ लीजिए, जो कि सेल प्रमोशन के लिए किया जाता है, या प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए अट्रैक्शन दिया जाता है कि भाई आप जल्दी से पैसे दे दो, इतने रुपए छूट पा लो। यही डिस्काउंट है। हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे जर्नल सेगमेंट जब आएगा तब।
उसके बाद है ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट का ही कैटेगरी है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज अ रिडक्शन ग्रांटेड बाय अ सप्लायर फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन बिजनेस कंसिडरेशन अदर देन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट को छोड़ करके ये दूसरी बात के लिए दिया जाता है, अट्रैक्शन के लिए है ट्रेड डिस्काउंट। और ये इनवॉइस प्राइस पे सभी कस्टमर को, सभी बायर को दिया जाता है, वेदर दैट बायर इज पेइंग कैश और दैट बायर इज परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, सभी को दिया जाता है। कैश डिस्काउंट, तो भैया कैश डिस्काउंट क्या है कि कैश डिस्काउंट इज a reduction granted by supplier from the net value in consideration of immediate payment or payment within a stipulated period। एक निर्धारित समय में अगर आप पैसे चुका दो तो आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट मिलता है, तो ये डिस्काउंट कैश डिस्काउंट होता है प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। तो हम लोग इस कैश डिस्काउंट के बारे में भी डिटेल डिस्कशन करेंगे, तीनों डिस्काउंट के बारे में। कॉस्ट, ये वर्ड बार बार आएगा आपके सामने। इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड और एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफाइड आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। आप जो कुछ अचीव करते हो और उसको अचीव करने में जो भी आपको लागत लगती है, जो भी अमाउंट स्पेंड होता है वही कॉस्ट है। चाहे आप गुड्स ले रहे हो, सर्विस ले रहे हो, या फिर आप कोई कमोडिटी ऑब्टेन कर रहे हो, कोई एसेट ले रहे हो, तो वो उसका कॉस्ट होता है। वाउचर प्रमाणक कहलाता है। कोई भी ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं तो उसके लिए आपके पास कोई ना कोई प्रमाण होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो उसी को हम लोग वाउचर कहते हैं। तो वाउचर वर्ड जब आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं करना कि वाउचर होता क्या है। वाउचर हो सकता है कैश मेमो, बिल, रिसिप्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, अब रही बात रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू क्या है? द टर्म रेवेन्यू रेफर्स टू द अमाउंट चार्ज्ड फॉर द गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड। ओके, वो रेवेन्यू है आपके बिजनेस के लिए। और परमिटेड अदर्स टू यूज एंटरप्राइजेस रिसोर्सेज यील्डिंग इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड। तो आपको यदि किसी भी प्रकार का इकोनॉमिक बेनिफिट इस तरह से मिलता है जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स को यूज करके लोग देते हैं, तो वो आपके लिए रेवेन्यू है। ठीक है, मान लीजिए कि आपने गुड्स बेचा, तो अमाउंट जो आया वो रेवेन्यू है। मान लीजिए आपको कमीशन मिला, अमाउंट आया, रेवेन्यू है। ठीक है जी। तो रेवेन्यू का मतलब क्या है? सिंपल है, रेवेन्यू रेफर्स टू द अमाउंट चार्ज फॉर द गुड्स सोल्ड, सर्विसेज रेंडर्ड। आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं, आपने सर्विस दी है, तो आपने जो भी अपनी वैल्यूएबल सर्विसेज दी हैं उसके एवज में जो आप अमाउंट रिसीव करते हैं वो आपके लिए रेवेन्यू है। ठीक है जी। मान लीजिए आपके बिजनेस की कोई लैंड है या फिर कोल माइन है, आपने उसे यूज करने का स्पेशल राइट किसी को दिया है और बदले में आप कोई अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो रेवेन्यू, और उसी को हम लोग कहते हैं रॉयल्टी। ठीक है जी। डिविडेंड, आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है और शेयर खरीदा है तो कंपनी को प्रॉफिट हुई है, कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है, तो ये भी आपके लिए रेवेन्यू है। ओके। उसके बाद बारी आती है बेटा रिसिप्ट्स की। द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेलिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड रिसिप्ट। सिंपल सी बात है। तो मेरे ख्याल से आप इतनी सारी बातों को समझ गए होंगे। एक्सपेंडिचर का मतलब मनी स्पेंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। मनी स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग गुड्स और सर्विसेज और एसेट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को आगे क्लासिफाई भी किया गया है दोस्तों, मैं उस पर बात करूं आपसे। तो एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई किया गया है दो टाइप से, एक्चुअली बीच में भी एक आएगा। पहला रेवेन्यू एक्सपेंस, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और फिर इन दोनों के बीच का एक आता है, वो होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस भी है, उस पर भी बात की जाएगी आपसे। और इन सब पे मैंने भी क्लास में आगे आपसे बात करनी है कि रेवेन्यू एक्सपेंस क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। एक ग्लिम्स मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, डिफर्ड की बात मैं बाद में करूँगा। रेवेन्यू एक्सपेंस क्या है? जो आपने यहाँ पर करा कि भैया एक्वायरिंग गुड्स, तो अगर आपने गुड्स परचेज की है, परचेज ऑफ गुड्स है आपका, तो आपको जो भी खर्च हुआ इसमें, आपने रेंट दी है, आपने सैलरी दी है,
आपने वेजेस दिया है, सब खर्च है, एक्सपेंडिचर खर्च है। ओके, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल चुकाया, इलेक्ट्रिसिटी बिल चुकाया है आपने। ओके, आपने सीए को फी दी है, ऑडिट फी। ओके, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंस के एग्जांपल हैं बेटा। रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस क्यों कहा जा रहा है इसको? इसके पीछे रीजन है कि आप ये सारे खर्चे क्यों कर रहे हो। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को समझना बेहद आसान है। आपने फर्नीचर खरीदा है, ओके, इफ यू हैव परचेज फर्नीचर, प्लांट, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, ओके, इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर फॉर योर ऑफिस, ये सारी चीजें खरीदने में भी तो खर्च होंगी ही होंगी कि नहीं होंगी? गुड्स खरीदा, खर्च हुआ, रेंट दिया, खर्च हुआ, सैलरी दी, खर्च हुई, वेजेस दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, सब खर्च है। ऑडिट फी सीए को दिया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने का, ऑडिट फी टू सीए। ओके, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है कि फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट जो है मोर देन, इसका संबंधी होता है मोर देन वन फाइनेंशियल पीरियड, मोर देन वन फाइनेंशियल पीरियड। फर्नीचर 1 साल के लिए थोड़ी ना आपने खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी 1 साल के लिए थोड़ी ना खरीदा मैक्सिमम। रेंट लेकिन आप दे सकते हो, तो वो रेंट रेकरिंग नेचर का होता है, बार बार देना है, साल भर से संबंधित होता है। सैलरी वही हाल है, वेजेज वही हाल है, इलेक्ट्रिसिटी, गुड्स परचेज बार बार होगा। रेवेन्यू एक्सपेंस बार बार होते हैं, बार बार, ठीक है। और ये बार बार होने वाली प्रकृति का नहीं है, लगभग एक बार, ठीक है। तो कैपिटल और रेवेन्यू में डिफरेंशिएशन क्या है ये हम लोग डिस्कस करेंगे इन द लेटर सेशंस। फिलहाल मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक आपका था वो बेसिक टॉपिक था। इस वीडियो को आप एक बार रिवाइज करके देख लें। एक एक लाइन जो आपको मिल रही हैं यहाँ पे लिखी हुई बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगी, और वो आप आराम से पढ़ें, रोक रोक के पढ़ें, वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लें। और अदरवाइज़ आप पॉज कर कर के नोट करते जाएँ, सीखते जाएँ। जो भी टर्म उसमें आपको बीच में जो कोई टर्म अगर समझ में नहीं आया हो तो आप उन टर्म्स को आप मेरे को मैसेज करें, टेक्स्ट करें, या फिर आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल करके बात करें, ठीक है। मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। और रही बात कि आपको अगर इसमें कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन लगता हो कि नहीं मैं ऐसे कैसे समझूंगा, तो आप प्लीज़ मेरे से संपर्क करें, और मैं डेफिनेट है कि आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो बाय बाय फॉर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।